भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका दिया था, लेकिन पाकिस्तान की नीयत कभी भी साफ नहीं रही। आतंक का अड्डा बना पाकिस्तान अब फिर सर उठाने की तैयारी कर रहा है और इसीलिए एक और आतंक की फैक्ट्री तैयार कर रहा है। आज की रिपोर्ट में हम समझेंगे आखिर नया मरकज कहां बनकर तैयार हो रहा है और क्या है इसके खतरनाक आतंकी मंसूबे। और समंदर की लहरें भले ही शांत हो, लेकिन उसकी एक एक लहर में कई देशों की सियासत दौड़ती है, गहराई में कूटनीति पनपती है। समुद्र के रास्ते सिर्फ व्यापार नहीं चलता, बल्कि कई देशों की सुरक्षा और रणनीति भी तय होती है। जब होर्मुज स्ट्रेट से लेकर पश्चिम एशिया तक तनाव है, ऐसे में रिटायरमेंट से ठीक पहले नौसेना प्रमुख की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होती है। इस मुलाकात के मायने क्या है, किन मुद्दों पर हुई उनकी बातचीत, सभी पहलुओं पर आज विस्तार से बात करेंगे। और सुगबुगाहट तेज है कि आरजेडी में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। क्या पार्टी को मिलेगा नया चेहरा? एमएलसी चुनाव के बाद संभावित फेरबदल को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हैं। आखिर किसे मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी और बिहार की राजनीति पर इसका क्या होगा असर? इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंक के नेटवर्क को लेकर एक बार फिर बड़ी खुफिया रिपोर्ट सामने आई है। पाकिस्तान अपनी आतंकी साजिशों पर कभी लगाम नहीं लगा सकता। वो इतनी जल्दी सुधर जाए तो पाकिस्तान का अभी भी राख के नीचे आग सुलग रही है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत के एटमाबाद में एक नया मरकज तैयार कर रहा है। लश्कर-ए-तैयबा और हाफिज सईद का नेटवर्क पीओके में फिर से पैर पसारने की कोशिश में है। लश्कर-ए-तैयबा के सबसे अहम चेहरों में से एक सैफुल्लाह कसूरी ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर पर एक बयान दिया। कसूरी ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर यह माना है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हमले में लश्कर कमांडर मुदस्सिर की मौत हुई थी। वो टुकड़ों टुकड़ों में था। आतंकी कसूरी मुदस्सिर की मौत पर दिन भर उस दिन रोया था। पहली बार किसी आतंकी संगठन लश्कर के लोग खुद ये बात मान रहे हैं कि हमलों में आतंकी निशाने बने थे और उनकी मौत भी हुई थी। दरअसल मुरीद के कैंप हमेशा से ही भारत के खिलाफ आतंकी तैयार करने की फैक्ट्री रहा है। 2008 के मुंबई हमलों के दौरान पकड़े गए अजमल कसाब ने भी कबूल किया था कि उसे मुरीद के कैंप में ही ट्रेनिंग मिली थी और 26/11 हमलों में शामिल आतंकवादी डेविड हेडली ने भी कथित तौर पर इसी कैंप से ट्रेनिंग की बात कही थी। अब जो रिपोर्ट आई है उसमें नई साजिश की आशंका जताई जा रही है। एटमाबाद के नए मरकज यानी आतंकी केंद्र में अनाथ बच्चों को और कमजोर युवाओं को निशाना बनाकर उन्हें भर्ती करने और कट्टरपंथी रास्ते पर ले जाने की कोशिशें की जा रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लश्कर का ये 5वां बड़ा आतंकी ढांचा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये नया मरकज हाफिज सईद के साले अब्दुल रहमान मक्की के नाम पर तैयार किया जा रहा है। मक्की को अमेरिका और भारत दोनों ने पहले ही आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी संगठनों ने अपने पुराने ठिकानों को छोड़कर अब नए इलाकों में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। खासकर खैबर पख्तून और अफगान सीमा से लगे क्षेत्रों में नए ट्रेनिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं और नेटवर्क बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं। कई खुफिया रिपोर्ट बताती हैं कि कोटली, मीरपुर और रावलाकोट जैसे क्षेत्रों में भी पिछले कुछ समय से आतंकी ढांचों को विस्तार दिया जा रहा है। अब एटमाबाद में नया मरकज सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हो गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ी गतिविधियां, पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत के बाद भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। भारतीय सशस्त्र बलों की इस कार्रवाई में लश्कर-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 9 प्रमुख आतंकी ठिकानों और ट्रेनिंग सेंटर्स को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था। इनमें से कई ट्रेनिंग कैंप ऐसे थे, लॉन्च पैड शामिल थे, जिन्हें आतंक का मजबूत आधार माना जाता था। इन हमलों के बाद लश्कर के मुरीद के स्थित मुख्यालय को भी भारी नुकसान पहुंचा था, जिसकी पुष्टि अब हुई है। इसके बाद अब ये माना जा रहा है कि आतंकी संगठनों ने अपने नए ढांचे को नए इलाकों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। आतंकी नेटवर्क पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। खुफिया इनपुट्स बता रहे हैं कि आतंकी संगठन अब कमजोर और असुरक्षित वर्गों को निशाना बना रहा है और अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए उन्हें रणनीति के तहत काम करा रहा है।
सुरक्षा एजेंसियां इन सभी गतिविधियों पर अपनी कड़ी नजर बनाए हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन नए ठिकानों की जानकारी साझा की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आतंक का ये नया ढांचा, नया मरकज आखिर कब तक भारतीय सेना से बच पाएगा। इसे भी बेनकाब कर एक न एक दिन नस्तनाबूद किया जाएगा, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां इनकी गतिविधियों पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसी को लेकर एक अहम बैठक सामने आई है। रिटायरमेंट से ठीक पहले भारतीय नौसेना के प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और देश की समुद्री सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। भारतीय सेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने पीएम मोदी से हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा की स्थिति पर बातचीत की। नौसेना के ऑपरेशन की तैयारियां कैसी हैं, इस पर बातचीत की और क्या क्या समुद्री चुनौतियां हैं, इन सब के बारे में जानकारी साझा की। पीएम मोदी से ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास के हालात को लेकर पूरी दुनिया की नज़र इस पर बनी हुई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक एडमिरल त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री को हिंद महासागर में के क्षेत्र में चल रही तमाम गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया है, क्योंकि देश के बड़े हिस्से का समुद्री व्यापार इन्हीं रास्तों से होकर जाता है। ऐसे में इस क्षेत्र की सुरक्षा सीधे तौर पर भारत की आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है। बैठक में भारतीय सेना की तैयारियों को लेकर और भविष्य की चुनौतियों पर भी चर्चा हुई है। हाल के वर्षों में देखा जाए तो भारतीय नौसेना ने समुद्री डकैती विरोधी जो अभियान थे, ह्यूमन हेल्प मिशन है और तमाम देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यासों के जरिए अपनी मौजूदगी और अपनी क्षमता को मजबूत किया है। यही वजह है कि आज भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा साझेदार के रूप में देखी जाती है। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का 31 मई को कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में पीएम मोदी से उनकी ये मुलाकात एक महत्वपूर्ण समापन के रूप में देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, केंद्र सरकार ने भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। जल्द ही वो एडमिरल त्रिपाठी के पद को संभालेंगे। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख हैं। उन्होंने जुलाई 1987 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था और लगभग 4 दशक लंबे करियर में अपने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभाई। उन्हें कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का विशेषज्ञ माना जाता है। उन्होंने विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य सहित कई प्रमुख नौसैनिक प्लेटफॉर्म पर अपनी कमान संभाली है। नौसेना के भीतर उन्हें एक अनुभवी और रणनीतिक सोच वाले अधिकारी के रूप में जाना जाता है। उनकी पेशेवर उपलब्धियां और उत्कृष्ट सेवाओं को देखते हुए उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल पीवीएसएम और अति विशिष्ट सेवा मेडल एवीएसएम और विशिष्ट सेवा मेडल वीएसएम से सम्मानित किया जा चुका है। तो रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि ऐसे समय में जब हिंद महासागर क्षेत्र और पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक गतिविधियां तेजी से बदल रही हैं, नौसेना नेतृत्व में ये बदलाव काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री और नौसेना प्रमुख की ये मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि भारत की समुद्री रणनीति, सुरक्षा तैयारियों और भविष्य की दिशा का भी एक महत्वपूर्ण संकेत मानी जा रही है, जो आने वाले समय में हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका कितनी और मजबूत होती है, इस पर सबकी नज़र बनी रहेगी। और आइए अब आपको लिए चलते हैं बिहार, जहां राजनीति में चर्चा है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी जल्द ही अपने संगठन में बड़ा बदलाव कर सकता है। एमएलसी चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पार्टी नए अंदाज में नई रणनीति के साथ सामने आएगी। दरअसल करारी हार के बाद पार्टी के अंदर लंबे समय से संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा चल रही है। विधान परिषद यानी एमएलसी चुनाव खत्म होते ही पार्टी नई प्रदेश कमेटी का ऐलान कर सकती है। संगठन में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर अब मंथन तेज है। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की सेहत को माना जा रहा है। मंगनी लाल पिछले कुछ समय से लगातार अस्वस्थ चल रहे हैं। खराब स्वास्थ्य के कारण पहले की तरह वो सक्रिय भूमिका नहीं निभा पा रहे और यही कारण है कि पार्टी नेतृत्व अब उनके सहयोग के लिए या फिर उनकी जगह किसी नए कार्यकारी अध्यक्ष को जिम्मेदारी देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अब यही से कई नामों की चर्चा हो रही है। चर्चाओं का बाजार गर्म है और पार्टी के भीतर कई वरिष्ठ नेताओं का नाम है जो सामने लिया जा रहा है, जिन्हें संभावित दावेदार माना जा रहा है। उनमें सबसे पहला नाम आता है कुमार सर्वजीत का।
ये बोधगया से विधायक हैं और पार्टी के प्रमुख दलित चेहरों में गिने जाते हैं। इसके अलावा उजियारपुर से विधायक आलोक मेहता, पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम, बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह, वरिष्ठ विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह का नाम भी संभावित चेहरों की सूची में शामिल है। पार्टी के अंदर लगातार मंथन जारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव की सहमति के बाद ही नाम पर मुहर लगेगी। मंगनी लाल मंडल अध्यक्ष बनने के कुछ समय बाद से ही तबीयत उनकी खराब रहने लगी थी और हालात ये रहे कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के इतने समय बाद भी पूरी प्रदेश कमेटी का विधिवत गठन तक नहीं हो पाया। यही वजह है कि अब आरजेडी संगठन में नई ऊर्जा लाने की तैयारी कर रही है। हालांकि पार्टी फिलहाल एमएलसी चुनाव पर अपना पूरा ध्यान लगाए हुए है। पार्टी नेतृत्व नहीं चाहता कि चुनाव के दौरान किसी बड़े संगठनात्मक बदलाव से कोई राजनीतिक संदेश या चुनावी रणनीति प्रभावित हो। इसी कारण एमएलसी चुनाव खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी, पार्टी नए कार्यकारी अध्यक्ष के साथ साथ नई प्रदेश कमेटी की भी घोषणा कर सकती है। भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए आरजेडी अपने संगठन को और ज़्यादा सक्रिय और ज़्यादा मजबूत और ज़मीनी स्तर पर प्रभावी बनाना चाहती है। तब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार पार्टी की कमान किस चेहरे को मिलती है और ये भी दिलचस्प होगा कि ये संगठनात्मक बदलाव बिहार की राजनीति में क्या असर डालेगा। फिलहाल एमएलसी चुनाव के नतीजों पर और आरजेडी के अगले कदम पर सभी की नज़र टिकी हुई है। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।